नमस्कार। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं पिछले 24 घंटे में जिन पर हम बात करेंगे। एक डेवलपमेंट ये कि आर्मी इन चीफ नए आ गए हैं पाकिस्तान में, आसिम मुनीर, और आसिम मुनीर के आने से 24 घंटे पहले ही पाकिस्तान तालिबान यानी कि टीटीपी ने अपनी सीज फायर ओवर कर दी। दैट मीन्स नए आर्मी चीफ जो कि जिन्होंने इंडिया में पुलवामा अटैक इंजीनियर किया था, अब उन्हें कई पुलवामा झेलने पड़ सकते हैं। और साथ साथ चाइना में क्रैकडाउन हो रहा है उन प्रोटेस्ट पे, लेकिन ये प्रोटेस्ट के सामने शी जिनपिंग झुकते भी दिख रहे हैं, एक नई कोविड पॉलिसी लाते दिख रहे हैं। पहले हमारे साथ हैं मुक्तदर खान साहब, प्रोफेसर हैं, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। मुक्तदर सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, एक चीज कि ये पहली चीज, क्या उम्मीदें हैं आपको इस पुलवामा के इंजीनियर से, कि क्या वो इंडिया के लिए अच्छे रहेंगे या खराब? रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। देखिए, पाकिस्तान में जहाँ पे लीडरशिप की सवाल है पॉलिटिकल, वहाँ पर इंडिविजुअल करिश्मा बहुत चलता है। तो इफ यू रिमेंबर जुल्फिकार अली भुट्टो, उनकी चाम और उनका whatever it was important, बेनजीर भुट्टो, फिर अब इमरान खान की क्रिकेटिंग लेगेसीज वगैरह है प्लेट। पर जहाँ तक है पाकिस्तान की आर्मी का सवाल है, जैसे कि लीडर तो लीडर होता है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो इंस्टीट्यूशनल और कलेक्टिव डिसीजन होती है। विच मीन्स कि ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी हो, the positions that he will take will be institutional positions। यानी अगर इनके जगह कोई दूसरा बंदा होता तो भी वही पोजीशंस पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से आएंगे जो इनकी तरफ से आएंगे। बट दे आर ऑल्सो सेइंग कि आदमी थोड़ा रिलीजियस है, विच वी डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली। और ये भी कि आदमी हैज बीन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर, यानी उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ भी कार्रवाई की है और इमरान खान के भी खिलाफ की है। बट फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव दो चीजें आर क्रिटिकल कि ये आदमी spent a lot of time in the intelligence area, यानी वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी चीफ थे और वो आईएसआई के भी चीफ थे। तो पाकिस्तान में जितने भी शेनानिगन्स होती हैं वो आईएसआई के पास से आती हैं, सारी के सारी, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। एंड ही वाज हेड ऑफ द इंटरनेशनल शेनानिगन्स इंस्टीट्यूशन, कह सकते हैं आप आईएसआई को। तो इनकी पर्सनल शराफत का कोई गारंटी की बात is not guaranteed. That is the point that I am trying to make। क्योंकि इनके जमाने में भी आईएसआई थी, ऐसा कि कोई ऐसा का ग्राफ अगर आप आईएसआई की एक्टिविटीज का अगर ड्रॉ करें तो यू कांट सी इट चेंज व्हेन ही वाज इन चार्ज। वो वैसे कि वैसे ही है ग्राफ। तो आई डोंट थिंक कि कोई मेजर फर्क आएगा। लेकिन द मैन इज फेसिंग ए वेरी डिफरेंट सिनेरियो। बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनको। एक तो एक कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बुरी हाल है कि उनकी जो फॉरेन करेंसी रिजर्व से मेरे ख्याल से 7-8 बिलियन डॉलर के करीब हो गई हैं या उससे भी कम। और कहते हैं कि मोस्ट ऑफ दैट इज इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, कि जो भी इनके पास फॉरेन करेंसी है वो तो बेसिकली दे आर गोइंग टू स्ट्रगल टू मेक फॉरेन पेमेंट्स। यानी नए अगर वो हथियार भी खरीदना चाहें तो दे विल हैव ट्रबल मेकिंग डॉलर पेमेंट्स, दे विल हैव ट्रबल पेइंग बैक लोन्स। दूसरी चीज ये है कि जो बाजवा साहब थे उनकी जो फेलियर थी टू प्रोटेक्ट सीपैक एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू सीपैक, जिसकी वजह से चाइना बहुत अपसेट है। सो दे हैव लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ चाइना। हालांकि चंद हफ्ते पहले चाइना ने कहा था कि हम $9 बिलियन तक पाकिस्तान को देंगे, बट अ लॉट ऑफ इट इज गोइंग इनटू एरियाज व्हिच इज नॉट इमीडिएटली एक्सेसिबल। तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में पहली बार दो चीजें हुई। एक कि मिलिट्री में डिवीजन आ गया है बिकॉज ऑफ इमरान खान, कि देयर आर दोज हु आर विद इमरान खान एंड दोज हु आर नॉट विद इमरान खान। तो मिस्टर मुनीर, जनरल मुनीर विल हैव टू डील with that challenge कि सबसे पहले वो अपने ही घर में जो डिविजन्स है उसको ठीक करें, फिर जो पाकिस्तान की सोसाइटी में जो पोलराइजेशन हो रहा है उसको डील करें। So his first challenge will be how to deal with Imran Khan and then how to deal with Imran Khan's supporters in his own establishment।
ठीक है. सो दीज आर द टू इमीडिएट चैलेंजेस. और तीसरा चैलेंज तो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है काइंड ऑफ डिक्लेयर्ड वॉर ऑन पाकिस्तान. सीज फायर खत्म हो गया है. तो वो सीज फायर का नतीजा क्या होगा कि आर दे गोइंग टू बी मेकिंग अटैक्स ऑल ओवर पाकिस्तान, यही कह रहे हैं वो. तो क्या पाकिस्तानी मिलिट्री इज गोइंग टू मेक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स. दूसरी चीज ये है कि दिस पुट्स अ स्ट्रेस ऑन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिलेशंस, क्योंकि टीटीपी तो वहां बैठा हुआ है, फिर वहां से वो क्रॉस बॉर्डर है ना. जैसा कि इंडिया हैड अ प्रॉब्लम विद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, अब पाकिस्तान is going to have the same problem of cross-border terrorism coming from its western frontier, which is the in Taliban का. तो ये सारे challenges हैं मिस्टर जनरल मुनीर साहब को. तो it is going to be an interesting test. और दूसरी चीज ये है कि इमरान खान is desperate to like पाकिस्तान जितना डिस्टेबलाइज करे, ताकि he thinks that the destabilization in chaos की वजह से नए इलेक्शंस होंगे जिसकी वजह से वो जीत के आएंगे. He is under the impression के इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. इमरान खान समझते हैं कि उनकी जो करंट पॉपुलैरिटी है दैट विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग. तो अगर इलेक्शन देर से होता है तो वो ही विल नॉट बी एबल टू कैश इन. सो ही वांट्स टू कैश इन ऑन हिज करंट पॉपुलैरिटी. तो वो या तो पूरे के पूरे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कराना चाह रहे हैं, या अगर वो नहीं हुए तो कम से कम प्रोविंशियल इलेक्शंस करा दें, ताकि ही विंस द प्रोविंशियल इलेक्शंस एंड हैज गवर्नमेंट्स इन पंजाब स्पेशली फॉर द नेक्स्ट 5 years. तो मुनीर we'll have to deal with all of these challenges. और रोहित साहब, मजे की बात यह है कि जब इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं तो ऐसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होते उनको. They don't have to worry about कि पंजाब में इलेक्शन हो रहा है या गुजरात में इलेक्शन हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या आ रहा है. Their job is to secure the borders and make sure कि Indian army has preparedness to face its threats जो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और चाइना से आती है. लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल के मिलिट्री के अलावा भी he has to deal with basically governance issues. It is like saying कि वो अंग्रेज के जमाने में वाइसरॉय अपॉइंट नहीं होता था who would be in charge of the military as well as governance. तो पाकिस्तान के जो जनरल साहब है, ही इज लाइक द वाइसरॉय ऑफ पाकिस्तान. ना तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी का भी देखभाल करना पड़ता है उनको, और पाकिस्तान की गवर्नेंस का भी, इंक्लूडिंग द इकोनॉमी. राइट. अच्छा सर, एक चीज और कि जनरल साहब से इंडिया को प्रॉब्लम आ सकती है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि बालाकोट इंजीनियरिंग की गई और बालाकोट के बाद जो पुलवामा इंजीनियरिंग की गई और उसके बाद जो बालाकोट में हम लोगों ने स्ट्राइक बैक किया, वहां कहीं ना कहीं पाकिस्तान कमजोर पड़ता दिखा. द रीजन बीइंग कि दे वर इन ट्रबल. अयाज सादिक, इन्हीं के पार्लियामेंटेरियन या इन्हीं के फॉर्मर स्पीकर अयाज सादिक का स्टेटमेंट है कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, पसीने आ रहे थे कि इंडिया अटैक करने वाला है, अभिनंदन को छोड़ दो. कितने प्रेशर में आ चुकी थी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट. क्या ये कोई और हेरा फेरी, कोई बदमाशी अफोर्ड कर पाएंगे नए आर्मी चीफ? देखिए, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो नेशन स्टेट्स के हैं, जब भी डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी आती है, दे ट्राई टू पॉइंट टुवर्ड्स फॉरेन हैंड. जैसा इमरान खान को निकाली पाकिस्तान की मिलिट्री ने बाय बिकमिंग न्यूट्रल, लेकिन उन्होंने अमेरिका को ब्लेम किया कि फॉरेन कंस्पिरेसी है. तो अगर जनरल मुनीर ये देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इंटरनल डिविजन्स हैं वो इतने हद तक पहुंच गए हैं कि ही कैन नॉट मैनेज, देन ही कैन बी टेम्प्टेड टू हैव एन इंटरनेशनल एडवेंचर. कि अगर मैं तो एक लिमिटेड अगर इंडिया के साथ कुछ झड़प कर लूं तो दैट में यूनाइट. दैट इज अ रिस्क ना. इंडिया की तरफ से अगर आप सोचें तो ये रिस्क है कि क्या ये जनरल पाकिस्तान को यूनाइट करने के लिए कोई इंटरनेशनल एपिसोड ना कर दे. और अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान has given him that opportunity to have an international episode without involving India. यानी पाकिस्तान मिलिट्री कैन डू ए क्रॉस बॉर्डर अटैक. उनका खुद का वो बालाकोट कर सकते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ कि गो एंड अटैक द टीटीपी की बेसिस अगर वहां पर है. तो दैट इज एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो मैं देख रहा हूं कि अगर टीटीपी की तरफ से कुछ टेररिज्म के स्ट्राइक्स होते हैं तो मुनीर कैन रैली द पीपल बाय सेइंग कि हम पाकिस्तान जाकर अफगानिस्तान में टेररिस्ट को ढूंढ के मार रहा है. थिंग्स लाइक दैट ही कैन डू. बट द रियल सिचुएशन इज हाउ ही मैनेजेस इमरान खान.
और आई डोंट नो इतनी जल्दी क्या है, आई मीन कि वो इलेक्शन करा दे। तो सो दैट इज द होल थिंग कि इलेक्शन कब होता है एंड हाउ कैन ही मैनेज। ये रोज का रोज अजीब सी बातें होती है। इंडिया में राहुल गांधी ने कहा कि हम हमारा भारत जोड़ो यात्रा वो शुरू भी कर रहे हैं, वो चल भी रहे हैं। इमरान खान रोज कहते हैं कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, लॉन्ग मार्च करूंगा। अरे उनकी लॉन्ग मार्च कभी शुरू होती ही नहीं। लाइक इट इज लाइक ए वेरी स्ट्रेंज, लाइक वो कहते हैं ना कॉमेडी शो की तरह हो गया। लाइक व्हेन इज ही गोइंग टू स्टार्ट? 26 को शुरू होने वाली थी, अब शुरू होने वाली है, अब नहीं शुरू हो रही। इट्स लाइक ए थ्रेट कि मैं इस्लामाबाद पे हमला कर दूंगा, मार्च कर दूंगा। सो समहाउ ही हैज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ये उनका सबसे पहला चैलेंज है। और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो तो गायब नहीं होने वाले ना। ये इकोनॉमिक सिनेरियो, पाकिस्तान की क्राइसिस तो बढ़ती जाएगी। जब नेक्स्ट लोन के सर्विसिंग, लोन पेमेंट्स की ड्यू आ जाएंगी तो फिर वो क्या करेंगे? फिर उनको बाहर जाएंगे या शहबाज शरीफ को भेजेंगे बाहर के गो गेट सम मनी। सो दैट इज द चैलेंज। आपको याद है थोड़े दिन पहले बाजवा के जमाने में दे वर टॉकिंग ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। मतलब वो तो हुआ ही नहीं। जियो इकोनॉमिक्स मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड, कोई ट्रेड वेड कुछ भी नहीं कर रहा है। दे नीड टू रियली फोकस ऑन देयर इकोनॉमी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स। और ये फौज का काम नहीं है। मतलब दे नीड ए विजनरी लीडर, और आई सी नो विजनरी लीडर। कोई नजर नहीं आ रहा वहां पर उनके पास। अच्छा, एक डू मीन टू से कि बालाकोट के बाद जहां पर इंडिया ने करारा जवाब दिया था और उसके बाद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आ गई थी, उससे कोई सीख नहीं ली हो सकता है कि नहीं ली हो? ये दोबारा कोई मिसएडवेंचर कर सकते हैं अगर इनके अपने ऊपर आ बने तो दो चीजें हैं। एक कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है अबाउट बालाकोट इज स्लाइटली डिफरेंट ना। तो उन्होंने कहते हैं कि हमने इंडिया के मिग को गिरा दिया, उनके पायलट को कैप्चर कर लिया, हमने भी करारा जवाब दिया वगैरह। सो दे डोंट सी इट द वे यू आर पोर्ट्रेइंग इट। बट ये तो लीडरशिप इज क्वाइट क्लियर कि दे हैव अवॉइडेड ए सीरियस कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया आफ्टर बालाकोट। पाकिस्तान हैज वही मैं आपको बता रहा था कि नैरेटिव पब्लिक के लिए कुछ भी हो, इनको तो असलियत पता होगी, इनके सामने बाला कट हुआ है, इनको तो असलियत पता होगी कितने प्रेशर में आ गई थी पाकिस्तानी आर्मी चीफ। तो शायद क्या ये इंडिया से भी पंगा ले सकते हैं या नहीं? उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगा। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की पब्लिक हैज रियलाइज कि इंडिया के साथ वो पंगा नहीं ले सकते। देखिए, जब भी इंडिया गॉट टफ विद पाकिस्तान, अमेरिका केम टू पाकिस्तान्स हेल्प। 71 ले लें या 65 भी ले लें, इस बार नहीं आएगी। इस बार नहीं आएगी अमेरिका विद द सेम, बिकॉज अमेरिका नीड्स टू इंडिया मोर देन इट नीड्स पाकिस्तान एट दिस मोमेंट। तो अगर पाकिस्तान प्रोवोक करता है इंडिया को। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में आजकल आपने देखा होगा नैरेटिव्स जो हो रहे हैं पीओके को लेकर के, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम 1994 का पार्लियामेंट्री declaration to get POK back, we will take it. फिर जनरल साहब ने कहा we are just waiting for the Northern Army के कमांडर ने कहा कि we are waiting for the politicians to take the decision. तो इंडिया में भी ऑलरेडी नैरेटिव ऑफ POK को लेने की तो बढ़ रही है ना। मोहन भागवत ने भी कहा कि हम अखंड भारत 10 साल के अंदर बना लेंगे। तो अगर पाकिस्तान बेवकूफी करता है by starting something and give India the opportunity, then India will go take POK right now. तो अगर ये बात उनके समझ में नहीं आई तो हमारे शो से सुन ले कि this is not a smart thing for Pakistan to give India an opportunity to go after it, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहेगी कि हाँ शुरू तो आप ही ने किया, राइट? सो आई डोंट थिंक कि sensible, the smart thinking says that they should not provoke India at this moment when Pakistan is at its weakest and India is continuously becoming stronger. ये तो हिमाकती हो गई। बट पाकिस्तान की लीडर्स से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि they have often done stupid actions. जो चीज सर आप बीइंग इन इंटरनेशनल एक्सपर्ट, बहुत सारी चीजें आपको इशारों में बोलनी होती हैं और आपने इशारे में बोली भी, और मैं उसको क्लियर, एक जर्नलिस्ट का काम यही होता है कि बहुत क्लियर वर्ड्स जो कि दुनिया समझ जाए
उसमें वो बोलना जो एक्सपर्ट ने अपनी लैंग्वेज में बोला। सर आपके आपके कहने का मतलब यह है कि इस समय अगर इंडिया से छेड़छाड़ की तो पीओके इंडिया में आ सकता है, राइट? Yeah. राइट So, सर। no chance. I mean, if अगर this is the best chance, अगर मुनीर साहब जरा भी गलत कदम उठाए, then he is going to pay a very big price. So, राइट सर। हाँ, तो आप ये मेरी तरफ से मतलब ये इंडिया की तरफ से धमकी भी ले ले वो I don't care how they interpret this, but this is it. राइट सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना में आपने देखा बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट जो हैं, हाउ डू सी दोस प्रोटेस्ट? और अब आज के डेट में मतलब अगर बोले तो पिछले 24 घंटे में ये प्रोटेस्ट कुछ कम होते दिख रहे हैं। पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है लोगों को, और उनके देख रही है कि उनके मोबाइल में ट्विटर है कि नहीं, या ये वीडियो क्लिप्स कौन ट्विटर पे डाल रहा है। स्टूडेंट्स घर जाने शुरू हुए हैं अभी हाल, मतलब प्रोटेस्ट कम होता दिख रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए। क्या किस एंगल से देखते हैं प्रोटेस्ट को आप? देखिए, कोविड से पहले बाज चाइना एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना वाज एवरेजिंग अबाउट 500 प्रोटेस्ट पर ईयर। कि चाइना में प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन चाइना वाज एबल टू कीप ए लिड ऑन इट, कि पब्लिक ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं हो रहा था इस तरह की वीडियोस। तो इस प्रोटेस्ट की सबसे दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। एक कि द साइज ऑफ द प्रोटेस्ट के लार्ज नंबर्स में हो रहे हैं और साइमल्टेनियसली कई शहरों में हो रहे हैं, जैसा कि ईरान में हो रहे हैं, इस तरह से चाइना में भी हो रहे हैं। दूसरी चीज ये है इस प्रोटेस्ट के बारे में कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इसके वीडियोस जो लीक हो रहे हैं, तो वीडियोस हैव उसके दो रिजल्ट होते हैं। एक, सारी दुनिया को पता चलता है कि चाइना में इंस्टेबिलिटी है। इट टेल्स द वर्ल्ड दैट शी जिनपिंग इज नॉट एज स्ट्रांग एज he thinks at home, और ये भी कि उनके पॉलिसीज आर नॉट एवरीथिंग दैट द चाइनीज पीपल आर हैप्पी विद। और दूसरी चीज ये है, ये वीडियो से दूसरे लोग एम्पावर फील करते हैं। क्या आप दूसरे शहर में देख रहे हैं कि भाई हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनजियांग प्रोविंस में, तो ये मोटिवेट हो जाते हैं कि हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। सो देयर इज अ डबल एज, मतलब डबल नेगेटिव कमिंग आउट ऑफ दिस वीडियोस की वजह से। पर मुझे भी लगता है कि ये सिनेरियो आप जरा खेल के देखें, दिस इज हाइपोथेटिकल, कि इफ देयर इज समबडी और देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन द चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट जो जी जिनपिंग के थर्ड टर्म से खुश नहीं है, तो आर दे हेल्पिंग द प्रोटेस्टर्स? आर दे हेल्पिंग दिस थिंग लीक आउट ताकि जी जिनपिंग कमजोर हो जाए एट होम? दैट इज एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। और देखिए, ये प्रोटेस्ट जिनजियांग से शुरू है। जिनजियांग में काफी चाइना ने ओप्रेस किया है पब्लिक को, हजारों लाखों को घरों से उठा के ले जाके री एजुकेशन कैंप्स वगैरह में डाल। तो आई हैव अ फीलिंग कि जिनजियांग में ऑलरेडी पब्लिक टेम्पर्स एंड एंगर एट जी जिनपिंग काफी हाई लेवल पे था। फिर ये जो कोविड का जो एपिसोड हुआ, वो अपार्टमेंट में कुछ 10 लोग मारे गए बिकॉज ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शंस। तो आई थिंक दैट वाज लाइक द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, कहते हैं ना। तो इस वजह से भी जिनजियांग से इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि प्रोटेस्ट जिनजियांग में शुरू है, जहां पे चाइना ने सबसे ज्यादा ओप्रेसिव किया। और एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने देखा होगा कि खासतौर से वेस्ट में वो चाइना के सर्वेलेंस स्टेट से परेशान है, कि सर्वेलेंस स्टेट है, पब्लिक पे बहुत नजर रखता है, सोशल मीडिया भी मॉनिटर करता है चाइना सबकी। और फिर पता है ना, चाइना के बाहर मुल्कों में भी अब पुलिस स्टेशन है। देयर इज अ सीक्रेट पुलिस स्टेशन न्यूयॉर्क में जो चाइनीज एक्सपर्ट्स को ऊपर वो मॉनिटर करते हैं, पुलिस करते हैं उनको। तो इतना स्ट्रॉन्ग पुलिस स्टेट होने के बावजूद it was not able to anticipate this protest, and it was not able to clamp down before it reached this level. So these are some serious issues for China, but let us also not read too much into it. अगर आप देखें, मतलब इंडिया में भी CAA को लेकर, उसके बाद फार्मर्स के प्रोटेस्ट 1 साल तक चलते रहा, फार्मर्स प्रोटेस्ट। That did not mean कि the state is collapsing या the government is collapsing. It just means कि the government will readjust, or the Chinese government बहुत quickly अपने कोविड पॉलिसी को वो मॉडिफाई कर दिए। जी जिनपिंग का असल प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जो वैक्सीन है चाइना के, दे आर नॉट गुड, वो बिल्कुल इफेक्टिव ही नहीं है। तो पब्लिक 80% हो या 90% वैक्सीनेटेड हो, दे आर स्टिल ससेप्टेबल
to getting COVID. और इसलिए जो older लोग हैं वो मर जाएंगे. So because he doesn't trust his vaccine, he has to clamp down and lock down. और this is where I think यहाँ पे नजर आ रहा कि वो अपने pride को वो swallow. What he should have done is he should have swallowed his pride and bought the Western Pfizer से या इंडिया से भी ले लेते, खरीद लेते इंडिया से vaccines which are effective. And I think this is where Xi Jinping has failed his country and his people. He has forced them to be exposed to a vaccine that is not effective or a policy that is undermining Chinese economy. राइट राइट. एक क्वेश्चन जो कि शायद मैंने आपसे पहले बताया नहीं था, लेकिन आपने देखा होगा क्योंकि आप एक कन्वर्सेशंस नाम का एक बहुत सक्सेसफुल चैनल भी चलाते हैं, तो एक एक खबर पे आपकी पैनी नजर तो होती है. अभी एक इजरायली फिल्म मेकर ने आकर के कश्मीर फाइल्स पे कमेंट किया कि ये वल्गर प्रोपेगेंडा है. वल्गर प्रोपेगेंडा. उस पर इजरायली गवर्नमेंट ने रिएक्शन दिया है और उन्होंने माफी मांगी. उन्होंने बोला कि ये गलत है, और इजरायली एम्बेसडर ने भी. डू यू थिंक इसमें इंडिया इजराइल के रिलेशंस नॉर्मल रहेंगे? और व्हाट अबाउट ये इजरायली ये जो जनाब हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है, इस पर कोई कमेंट? देखिए 1979 में इंडिया में द फर्स्ट चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, इंटरनेशनल चिल्ड्रन. तो आई वाज अ जज, तो मैं वहां आया था. मेरे लिए इट वाज अ ग्रेट मोमेंट. मेरी दिलीप कुमार से मुलाकात हुई बिकॉज आई वाज ऑन द पैनल विद दिलीप कुमार. इट वाज अ ग्रेट मोमेंट. तो हमने जब मूवीज देखी, वी सॉ अबाउट 30 मूवीज एंड वी वोटेड ऑन ऑल ऑफ देम. हर स्टेट से एक बंदा था, तो हम कुछ 15-20 बच्चे थे. वी वर ऑल हाई स्कूल स्टूडेंट्स. कोई ऐसा पॉलिटिकल चक्कर नहीं था. लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हो रहा था, अनुराग ठाकुर वाज आल्सो सिटिंग देयर. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व. ये मूवी, तो इट इज एक चीज वो क्लियर है कि वो जो जज साहब ने जो बयान दिया ना, इट इज नॉट अ, इट इज अ थॉट आउट थिंग. उन्होंने मतलब ही वांटेड टू से द थिंग्स ही सेड. और एंड विथ कमिंग टू इजराइल, आप ये बहुत क्लियर यू शुड एक्सपेक्ट के एक हाथ से दे रही, एक हाथ से ले रही है वो. सो इजराइल हैज गॉट अवे विद बोथ. डिप्लोमेसी मैनेज कर लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन जो कहना था वो कह दिया. राइट. सो इंडिया शुड नॉट सी देम एज टू डिफरेंट थिंग्स. दे शुड सी दैट एज द सेम पैकेज. और क्योंकि ये इजरायली बंदे के पास से आ रहा है, बंदा जूइश है, सो यू कांट इवन से कि ये इस्लाम, ये हिंदू फोबिया है, ये है वो है. यू कांट Israel of Hindu phobia. India, it has been such a good friend of India. So मेरे ख्याल से it's a very interesting signal कि this is a propaganda film and this is not appreciated even by India's allies. और इंडिया की गवर्नमेंट का गुस्सा ठंडा करने के लिए उन्होंने जो डिप्लोमेसी कर ली वो कर ली. लेकिन I can tell you this much कि the Israeli government के लिए this would probably not be a surprise कि he said what he said. क्या शिंडलर्स लिस्ट को भी वल्गर बोला जा सकता है? शिंडलर्स लिस्ट का ऐसा है कि अमेरिका में और वेस्ट में जो एक बहुत ही डीप सीटेड गिल्ट फीलिंग है टुवर्ड्स द होलोकॉस्ट कि हमने इसको रोका नहीं और इतना ज्यादा हो गया. 6 मिलियन इज अ ह्यूज नंबर ना. तो उसके वजह से और जो प्रो जूइश कम्युनिटी इज वेरी इन्फ्लुएंशियल, खासतौर से यहाँ पर मीडिया में, हॉलीवुड में वगैरह. सो शिंडलर्स लिस्ट इज वेरी वेल रिसीव्ड. इनफैक्ट कल मुझे पता चला कि जो रेचल मैडो है MSNBC की, उनकी पॉडकास्ट हैज बिकम द नंबर 1 पॉडकास्ट इन अमेरिका, और इट इज अबाउट होलोकॉस्ट डिनायर्स. सो होलोकॉस्ट को जो डिनाई कर रहे हैं उनके बारे में है वो पॉडकास्ट. मैंने सुना नहीं, बट आई जस्ट सॉ हर इंटरव्यू जिसमें शी वाज टॉकिंग अबाउट, वो खुद सरप्राइज हो गई कि वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में अमेरिका में होलोकॉस्ट मतलब प्रो नाजी लोग आ गए थे. सो इन अमेरिका इट इज अ वेरी सीक्रेट काउ की तरह है शिंडलर्स लिस्ट, और इस तरह की चीजें अभी भी मूवीज बनते रहते हैं. एंड दैट इज ऑल्सो एक वेस्टर्न गिल्ट फीलिंग की वजह से है. But it also depends on how well the movie is made. ना मैंने दोनों नहीं देखी, तो I can't compare
and tell you कि how well it was done. बात चीजें मतलब इंडिया में इमोशन एग्जैजरेट किया जाता है, इमोशंस रोमांस हो या कोई भी हो, रोना धोना इतना ज्यादा जोर जोर से चीखा मार के लोग रोते हैं इंडिया की मूवीज में। वेस्टर्न मूवीज में समटाइम्स इमोशंस आर अंडरप्लेड, अंडरस्टेटेड, वो एक लाइन बोल देते हैं एंड दैट इज सपोज्ड टू कैरी द होल थिंग। सो आई डोंट नो कि हाउ द मूवी वाज सीन बाय वेस्टर्न जजेस। जितनी भी इंसिडेंट्स इस कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए हैं, सारे के सारे, कोई एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने आज तक डिस्प्यूट किया हो कि ये गलत है। और जहां तक बात एग्जैजरेशन का, तो पूरा हॉलोकॉस्ट ही एग्जैजरेटेड है, फॉरगेट अबाउट द मूवीज। थैंक्स अ लॉट सर हमसे बात करने के लिए। उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक और टॉपिक पर एक डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए सर नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।